आहा, ओ बेटे मौज कर दी। हीटर से कितनी गर्म हवा निकल रही है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। पलक दीदी, अब मैं तुमसे रजाई के लिए लड़ाई नहीं करूंगी। अब हम दोनों प्यार से रहेंगे, और वैसे भी अब हम सब लोग इस गरम नरम रजाई में हीटर की गर्माहट से बड़े मजे से सोएंगे। घर में नई रजाई हीटर आने से बच्चे, बूढ़े और सभी सदस्य खुशी से गदगद थे। दोनों बहुएं गर्मा गर्म भुट्टे शकरकंद भून रही थी। तभी देवर प्रमोद खुश मिजाजी से बोलता है, अरे वाह सीमा भाभी, क्या सौंधी खुशबू आ रही है शकरकंद और भुट्टों की। मगर क्या खुशबू से ही पेट भरवाने का इरादा है? अब जल्दी से ले आइए, और सब्र नहीं होता। जी जी लाई प्यारे देवर जी, लो जी गर्मा गर्म शकरकंद तैयार है। रजनी, भुट्टे भुन गए? हाँ जी भुन गए, चलिए। जहाँ सब लोग नई चमचमाती मखमली रजाई में बैठे हुए हैं, ये लीजिए गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। अरे वाह, आज तो महफिल ही जम गई। ऐसी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में करारे करारे भुट्टे खाने का मजा ही अलग है, खास करके रजाई की गर्माहट में तो और भी ज्यादा। क्यों प्रमोद भैया, एक बार शकरकंद का स्वाद चखकर देखिए, अमृत जितने मीठे मीठे हैं। सबको इतना ज्यादा खुश देखकर बूढ़ी सुशीला की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सच में जी, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इतने अरसे दुख मुसीबत झेलने के बाद, मुद्दतों बाद आज हमारे घराने में खुशियां आई हैं। बस अब इन खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। सुशीला, इस हंसी मुस्कुराहट का कारण भी ये हीटर और रजाई ही है। आखिर सुशीला और दयानंद की आंखों में आंसू क्यों थे, और किस कदर इतने ज्यादा गरीब तबके के परिवार में इतनी महंगी मखमली रजाई और हीटर आया है? तो चलिए देखते हैं। ये राम जी, रातों रात एकदम से ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। रजाई के अंदर भी आड़ नहीं लिया जा रहा। रजाई भी तो चादर जितनी पतली हो गई है भाग्यवान। अरे 10 सालों से एक ही रजाई ओढ़ते आ रहे हैं। अरे सीमा, चाय बन गई हो तो दे दो, ताकि हम दोनों भाई काम पर निकलें। जी बस खौल रही है चाय। आज तो तगड़ी ठंड है, दीवारों से साए साए हवा घुस रही है। इतनी ठंड में बिना हीटर के गुजारा नहीं है, ऊपर से रजाई भी इतनी फटी पुरानी है। ओढ़ना ना ओढ़ना एक बराबर है। बहू सबको चाय परोसती है। ये क्या रजनी बहू, दूध नहीं था क्या जो लाल चाय बनाई है? नहीं माँ जी, दूध नहीं है और आटा भी मुट्ठी भर है। प्रमोद जी, थोड़े पैसे हो तो दे दीजिए, आटा दाल मंगा लेंगे तो दाल रोटी बन जाएगी। अभी तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा है। आज की दिहाड़ी लगेगी तो राशन ले आएंगे। लाला जी से जाकर उधारी राशन ले आना। दयानंद शाह के परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही तंगी में गुजर रही थी। इतने बड़े परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों भाइयों प्रमोद राकेश पर थी। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, मजबूरी में इतने कड़ाके की ठंड के महीने में गीली रेत उठाने का काम करते थे। राकेश भैया, कितना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे ठंड के मौसम में रोड पर भटकने से अच्छा रजाई में घर के अंदर महफूज रहना है। चलो आज घर चलते हैं। प्रमोद, अगर हम दोनों भाई रजाई में घर बैठ जाएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे भी करके अब की बार घर के लिए एक रजाई और हीटर भी खरीदना है। थरथराते हुए दोनों मलबे पर आकर काम करते हैं। दूसरी तरफ गली में रजाई बेचने वाला आता है। रजाई ले लो, रजाई रजाई ले लो, बढ़िया क्वालिटी की मखमली रजाई ले लो, रजाई ले लो। तभी पड़ोसन कनिका रजाई वाले को रोकती है। अरे ओ रजाई वाले भैया, रुको जरा, सबसे महंगी और बढ़िया कंपनी की मुलायम सी रजाई दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, ये लो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी की रजाई है, कपास की रुई की भरी हुई है। रजाइयाँ तो बढ़िया हैं, ये डबल बेड वाली रजाई दे दो 4। पड़ोसन को एक साथ 4 रजाइयाँ खरीदते देखकर अंश और पलक भी जिद पकड़ लेते हैं। मम्मी मम्मी, तुम भी हमारे घर के लिए एक रजाई खरीद लो ना, फिर हम भी नई रजाई में सोएंगे। अंश बेटा, ये रजाई बहुत महंगी रेट की, इतने पैसे नहीं हैं, चलो घर के अंदर चलो। तभी गवंडी पड़ोसन कनिका ताना कसती है। हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी इतनी महंगी रेट की रजाई खरीदना तुम गरीबों की औकात से बाहर है। क्या मतलब है तुम्हारा कनिका, तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कि इंसान की जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हाँ। लज्जित सा मुंह लेके दोनों बहू घर के अंदर आ जाती हैं। उधर दोनों भाई दिन भर की मजदूरी से मिली दिहाड़ी लेके घर आ रहे होते हैं, जहाँ एक कबाड़ी वाला सस्ते में हीटर बेच रहा था।
ले लो भैया ले लो, रास्ते का माल सस्ते में, बढ़िया हीटर 500 रुपए में ले जाओ। भैया सुना आपने, कबाड़ी वाला 500 रुपए में हीटर बेच रहा है, घर की खातिर खरीद लेते हैं। मगर प्रमोद, अगर हीटर नहीं चला तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे एकदम गारंटी के साथ चलेगा भैया, ये तो अमीर लोगों की चोचलेबाजी है। हर साल नई नई चीज लाते हैं और पुरानी चीजों को बेच देते हैं। बढ़िया चीज है, ले जाओ। दोनों भाई उस ठगी कबाड़ी वाले के झांसे में आकर हीटर खरीद कर घर ले आते हैं, जहां भयंकर ठंड में ससुराल वाले भूखे बैठे थे। मम्मी, चाची, चाचा और पापा आ गए, अब जल्दी से खाना बना, तो भूख लगी है। हाँ अभी बनाती हूँ। अजी राशन कहाँ है? माँ जी, ननद जी, बाऊ जी, बच्चे सब लोग भूखे बैठे हैं। वो भाभी, आज हमने जो दिहाड़ी कमाई थी उससे हम घर में हीटर ले आए हैं। मगर प्रमोद भैया, देखने से तो हीटर पुराना लगता है। बस देखने से पुराना है, मैं अभी चलाता हूँ, पूरे घर में गर्माहट भर जाएगी। प्रमोद हीटर चलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं चलता। ठंड और भूख से जूझती हुई सुशीला खिसियाकर बोलती है, किसने कहा था तुम दोनों भाइयों को ये पुराना हीटर खरीदने को? सारा दिन ठंड में ठिठुर कर काम किया और फंसाया है पैसे। सो अब इसी तरह भूखे मुंह क्या देख रहे हो? माँ, हमने तो अच्छा सोचकर ही हीटर खरीदा था। घर में ओढ़ने के लिए एक फटी पुरानी रजाई थी, सारी सारी रात नींद भी नहीं पड़ती है। जहाँ हर गरीब परिवारों में कलेश की जड़ पैसा है, बेचारे गरीब ससुराल वाले भी इन्हीं गम भरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रजनी गर्मा गर्मी का माहौल देखकर बोलती है, माँ जी जाने दीजिए ना, जो होना था हो गया। हे भगवान, शायद परमात्मा ने आज की रोटी हमारे परिवार के भाग्य में नहीं लिखी। अरे सो जाओ सब लोग। सब लोग सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठंडी बर्फीली हवाएं साए साए घर में घुस रही थी और फटी दुबली पतली रजाई में सब ठंड के कश्मकश में थे। तभी पलक अंश लड़ने लगते हैं। क्या है तुझको अंश के बच्चे, सारी रजाई में बहल कर सोया, खिसक उधर। नहीं नहीं, मैं नहीं खिसकूंगा, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जगह को गर्म किया है। तू नहीं हटेगा तो ले चाटा खा। तुमने मुझको चाटा मारा, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल रजाई नहीं दूंगा। दोनों बच्चों के बीच में रजाई को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। अरे तुम दोनों रजाई मत खींचो, फट जाएगी। एकदम से रजाई बीच में से फट जाती है। सब और ज्यादा कांपने लगते हैं और सांस बड़बड़ा उठती है। ये भगवान, ये क्या किया तुम? कैसे शैतान बच्चे हो, एक ही रजाई थी ओढ़ने को, अब कैसे गुजारा होगा? कर दिया कंगाली में आटा गीला। ठंड तो शोला बनकर शरीर पर लग रही है, अब तो ओढ़ने को कोई बिस्तरा भी नहीं है। जहां अड़ोसी पड़ोसी सब मखमली रजाइयों और फर्स्ट क्लास हीटर की गर्माहट में चैन की नींद सो रहे थे, गरीब ससुराल वालों की थरथराते हुए सवेरा होता है, जिससे सास ससुर को सर्दी लग जाती। अब तो लगता है प्राण छूट जाएंगे। सुशीला, मैं नहीं बचूंगा। अजी शुभ शुभ बोलो। राकेश, प्रमोद, कुछ करो। दोनों भाई रोते बिलखते हुए पैसे की उम्मीद लेके मालिक के पास आते हैं। सेठ, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। मेहरबानी करके हमें कुछ दिनों की दिहाड़ी एडवांस में दे दो। घर के लिए रजाई और हीटर खरीद कर लेकर आना है। अरे मेरे पास पैसों का पेड़ थोड़े लगा है जो दे दूं। हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो फूटो दोनों यहाँ पे। दोनों भाइयों की उम्मीद टूट जाती है। इधर रजनी पड़ोसियों से मदद मांगती है। कनिका, कुछ देर के लिए अपना हीटर दे दो, मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें गर्माहट की जरूरत है। हाँ तो जाओ जाकर किसी हीटर की दुकान से नया हीटर खरीद लो, मेरा इम्पोर्टेड हीटर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। निराश होकर रजनी रोते हुए लकड़ी चुनने जाती है, जहाँ कोहरे में सन्नाटो भरी सड़क पर एक बुजुर्ग बेहोश पड़ा था। काका, काका उठिए, मुझे इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा, क्या करूं? वहाँ मेरे पिता समान ससुर जिंदगी और मौत से जूझ रहे, मगर मैं इन काका को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। इंसानियत के नाते रजनी उस बुजुर्ग को अस्पताल लेके जाती है और शाम ढलते घर आती है। उस रात भी ससुराल वाले ठंड में जूझते हैं। सुबह दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रजनी दरवाजा खोलती है तो एक अमीर इंसान हाथों में मखमली महंगी रजाई, हीटर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर खड़ा था। उसने नरमाई से सब कुछ आगे बढ़ते हुए कहा, जी ये आपके परिवार के लिए। मगर आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं साहब। इस एहसान की वजह? आपने कल जिनकी जान बचाई वो मेरे पिता थे। वैसे तो जान बचाने की कीमत बहुत बड़ी होती है, समझ नहीं आया क्या लाऊं, तो ये छोटा सा भेंट लाया हूँ।
नई रजाई और हीटर पाकर सब खुश हुए। रजनी ने छलकते हुए आंसुओं से कहा, साहब ये रजाई और हीटर आप जैसे लोगों के लिए शायद बहुत छोटी चीज है, मगर इसकी कीमत उस गरीब से पूछिए जिसने ठंड का मौसम बिना रजाई के गुजारा हो। हमारी खातिर ये सोने चांदी से भी बेशकीमती है। आपका धन्यवाद। अंत में गरीब ससुराल वाले नई रजाई और हीटर आने की खुशी मनाते। कब तक मुझे सारी परेशानियां देखनी होंगी? मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन चाची जी को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तभी गीतांजलि आती है। अभी तक तुझे ये जरा से बर्तन नहीं धोए गए, बाकी काम कैसे करेगी? ससुराल में तेरी सास जब तेरे पीछे पड़ेगी ना, तब तेरी नानी याद आएगी तुझे। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी धो दूं। अरे जल्दी जल्दी कर, बाकी के काम भी तो करने हैं तुझे अभी। गीतांजलि बहुत खड़ूस थी। वो अपनी भतीजी आराध्या को बहुत सुनाया करती थी, काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? कब वापस आओगी? कहते हैं माँ अगर जिंदगी में ना हो तो उनके रूप में भगवान जी ना किसी को भेज देते हैं। मेरे नसीब में माँ का सुख कभी नहीं होगा क्या? आराध्या की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और वह काम कर रही होती है। ये देखकर गीतांजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर कहती है, ये जो तेरे फालतू के आंसू है ना, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी काम के नहीं है। अरे तुझे क्या लगता है कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ससुराल में तेरे ये आंसू काम आएंगे? अरे तेरी सास तेरा ना भूत बना देगी, तुझे इतना मारेगी तेरे आंसुओं को देख कर कि तू सोच भी नहीं सकती। सच कह रही हो चाची जी, क्या सास इतनी कठोर होती है? मैं तो ये सोचती थी कि सास भी तो माँ जैसी होती है। हाँ, अगर सभी औरत अपनी माँ जैसी हो गई तो इस दुनिया में परेशानी ही कहाँ होगी। चल 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 चल, जल्दी से हाथ चलाती जा, और अभी तुझे खाना भी बनाना है। घर के काम को खत्म करने के बाद बेचारी आराध्या रसोई में आती है और सभी के लिए खाना बनाती है। एक तो उसे बहुत तेज बुखार भी होता है और दूसरा उसे घर के सारे काम भी अकेले ही करने पड़ते हैं। गीतांजलि किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन जब शाम को आराध्या के पिता और उसके पति घर वापस लौट आते हैं तो वह ये नाटक करती है कि घर के सारे काम करके वो थक चुकी है। क्या बताऊं, घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि सारा दिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। ऊपर से भाई साहब आपकी बेटी भी बहुत बदमाशियां करती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसे अभी उतनी अकल नहीं। इसका मैं बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखती हूँ। अरे मैं तो इसी वजह से बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो जैसे उसकी माँ रखती है। बस अब मैं उसकी शादी करवा दूंगा तो वो अपने ससुराल विदा हो जाएगी और वहाँ अच्छे से रहेगी। भाई साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ और उसे इसी तरह ट्रेन कर रही हूँ कि वो अपने ससुराल जाकर किसी भी चीज से परेशान ना हो और ना उसकी शिकायत कभी आए। वो देखना अपने ससुराल जाकर आपका नाम ही रोशन करेगी। गीतांजलि ऐसा कहते हुए सभी को खाना देती है और उसके बाद सभी के खाना खाने के बाद सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है, जहाँ वो बेचारी आराध्या से कहती है, आराध्या ये सारे बर्तन धोने के बाद ही सोने के लिए जाना, उससे पहले सोने मत जाना। अच्छी बहू है, घर की छोटी छोटी चीजों का अच्छे से ख्याल रखती है। अगर तुम्हारी सास ने ये देख लिया कि तुम रात को बर्तन धोकर नहीं सोती तो वो तुम्हारे हाथ को जलते हुए तवे पर रख देगी। यकीन नहीं होता, मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी। इतने अत्याचार सहन करते हुए मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी रुकवा दीजिए ना, प्लीज मेरी शादी रुकवा दीजिए चाची जी, मैं घर के सारे काम करूंगी। अरे तेरी शादी होगी तभी तो ये सारी जमीन मेरी होगी, और फिर जब तुझे अपनी सास से इतना डर होगा तो तू वहाँ कैसे रहेगी? आएगी तो मेरे पास ही, फिर करूंगी मैं तुझ पर घनघोर अत्याचार। इस तरह गीतांजलि अपने फायदे के लिए आराध्या को डराती है। कुछ समय बाद प्रमोद अपनी बेटी आराध्या के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और अब मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे घर में करूंगा। वहाँ मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। प्रमोद ऐसा कहकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन गीतांजलि मन ही मन चिढ़ रही होती है। मैं तो सब जानती हूँ, आजकल के लोगों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसको ढंग से कोई काम तो आता नहीं है, क्या ही करेगी इसकी सास? 2 दिन भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। गीतांजलि आराध्या को खुश जरा भी देखना नहीं चाहती थी। कुछ ही समय में प्रमोद रिश्ते की बात को पक्का करके अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहना, किसी भी चीज की कमी हो या परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी चीज से परेशान देखना नहीं चाहता और ना ही मैं देखूंगा। ससुराल में अगर सास नंद ससुर कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तो सहना नहीं, अपने पिता को बताना। हाँ, आराध्या बहुत फूट फूट कर रो रही होती है। पिताजी, आपने मेरी शादी क्यों करवा दी? मुझे शादी नहीं करनी थी पिताजी, मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती।
बेटी तुम तो जानती हो ना, बेटियां पराया धन होती हैं। आज मैं तुम्हारी शादी करवा चुका हूँ, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहना। जाओ बेटी, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। प्रमोद ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा करके भेज देता है। ससुराल पहुंचते ही आराध्या की जो सास होती है वो उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आराध्या मन ही मन घबराई होती है और उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, पता नहीं क्या होगा मेरे ससुराल में, यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कहीं मेरी सास मेरे ऊपर अत्याचार तो नहीं करेंगी, कहीं गरम गरम तवे पे मेरा हाथ तो नहीं रख देंगी। अगर मेरी सास ने रसोई के अंदर मुझे जला दिया तो क्या मैं मर जाऊंगी। आराध्या बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वहीं उसकी सास उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम मेरे घर की बहू यानी कि लक्ष्मी हो। भगवान करे तू ऐसे ही सदा खुश रहो और तुम्हारे चेहरे पर रौनक बनी रहे। लग रहा है जैसे तुम घबरा रही हो, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ मैं तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। शोभा ससुराल के पहले दिन से ही अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इसी के चलते वो उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, उसे घर के काम ज्यादा करने नहीं देती। यहाँ तक कि एक हफ्ते बाद वह उसकी रसोई की रस्म करती है, लेकिन रसोई में जाने के बाद आराध्या का सारा ध्यान रसोई के दरवाजे पर होता है। मुझे तो बार बार डर लग रहा है कि कहीं पीछे से मेरी सास ना आ जाए और मुझे रसोई में खड़े खड़े जला ना दे। सास का कुछ पता नहीं, बहुत अत्याचारी होती है। शोभा बहुत प्यार से रसोई के अंदर आती है तो अचानक से आराध्या के हाथों से करची गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, अचानक से तूने ये सब क्यों छोड़ दिया? घबराने की क्या बात है, इतना परेशान मत हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी परेशानी है तो मुझे बताओ, हम ये रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। ये सुनने के बाद आराध्या जोर से चिल्लाकर कहती है, आप ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ, ये बस दिखावा है और कुछ ही दिनों बाद आप अपना असली रंग दिखाओगी। मैं सब जानती हूँ कि सास बहुत कठोर होती है, आप बस मेरे सामने दिखावा कर रही हो अच्छे बनने का। मुझसे ये दिखावा मत करो। ये सब सुनकर शोभा को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपनी बहू को समझने की कोशिश करती है, लेकिन आराध्या उसके आगे नहीं सुनती और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। काश मेरी माँ होती। इस तरह कई दिन तक वो अपनी सास से उखड़ी हुई होती है, लेकिन शोभा का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। वो समझ जाती कि आराध्या की कोई माँ नहीं है, इसीलिए उसका बर्ताव उसके प्रति ऐसा हो रहा है। अचानक से आराध्या की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे महीने की परेशानी शुरू हो जाती है। आराध्या की ऐसी हालत देखकर शोभा से रहा नहीं जाता। शोभा आराध्या के पास आती है और उसकी तबीयत देखकर सब समझ जाती है। बहू, तुम इतनी परेशानी से गुजर रही हो, मुझे बता दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आई हूँ, इनका इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके लाती हूँ और कुछ खाने के लिए भी। शोभा गर्म पानी करके अपनी बहू को देती है। इसके बाद वो बहू के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाती है और खुद अपने हाथों से। तब जाकर आराध्या को एहसास होता है कि उसकी सास बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। इसके बाद आराध्या अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माँ जैसा प्यार दे रही हो और मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। बहू, मैं तुम्हारी सारी बात समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसी परेशानियों से निकली हो। शोभा की ये बात सुनते ही आराध्या उसे अपनी चाची के किए जुल्म और उनकी कही सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शोभा को बहुत हैरानियत होती है। बहू, तुम मुझे उनके जैसा मत समझो, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज भी माँ जैसा प्यार कर रही हूँ और आगे भी माँ जैसा प्यार ही करूंगी। ये मेरा तुमसे जन्म जन्म का वादा है। शोभा के ये कहने के बाद आराध्या को थोड़ी सी संतुष्टि होती है। आराध्या अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगती है। दोनों सास और बहू के बीच की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती